फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका जो रोल है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रिजर्व बैंक के बैकग्राउंड पे थोड़ी सी। 1934 में एक बिल पास की गई ब्रिटिश असेंबली में और इसको नाम दिया गया आरबीआई एक्ट। और इस एक्ट के अंदर आरबीआई को सेटअप किया गया 1 अप्रैल 1935 में। और इसका जो पहला ऑफिस था, पहले जो सेटअप किया गया वो कलकत्ता में किया गया, जिसको आज कोलकाता भी कहते हैं। लेकिन बाद में इसको मूव किया गया, इसके ऑफिस को, इसके हेड ऑफिस को वो मूव किया गया मुंबई में। 1937 में इसका ऑफिस मुंबई रिलोकेट किया गया। ये जो आरबीआई था पहले एक प्राइवेटली ओनर्ड बैंक था, लेकिन आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। और जो इसका इनिशियल कैपिटल था वो था 5 करोड़ इंडियन रुपीज़। 5 करोड़ इंडियन रुपीज़ के साथ इसको नेशनलाइज किया गया। और ये जो बैंक था, इसका जो पहला गवर्नर था, पहला जो हेड था इसका, क्योंकि 1935 में इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल था, तो इसको एक अंग्रेज़ ही हेड करते थे। पहला जो इसका ऑफिस होल्डर था वो था ब्रिटिश बैंकर ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसका सबसे पहला इंडियन गवर्नर जो एक इंडियन था वो था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये बात याद रखिए आप। और साथ में बेंगाल राम राव वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर। बेंगाल राम राव लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है। अमित घोष सर्व्ड एज द शॉर्टेस्ट टर्म गवर्नर ऑफ आरबीआई। अमिताभ घोष शॉर्टेस्ट टर्म गवर्नर, ये बात भी आप याद रखिए। और इसका बैंक का जो 15th गवर्नर था वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि इंडिया का 13th प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, यानी ऑर्गन्स ऑफ आरबीआई। किसी भी इंस्टीट्यूशन, अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो उसके ऑर्गन्स होते हैं जो उसका काम आसान करते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है उनको अलग अलग काम सौंपती है। जैसा बॉडी में हम हाथ को अलग काम देते हैं, दिमाग को अलग काम देते हैं, पाँव को अलग काम देते हैं, वैसे ही एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उसके लिए काम आसान करते हैं। वो अलग अलग काम अलग अलग अंदाज में करते हैं और इनको गवर्न करता है वही गवर्निंग बॉडी। आरबीआई के अंडर जो के जो ऑर्गन्स है वो है एनएचबी, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। इसको 1988 में सेटअप किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। एक और ऑर्गन है इसका डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और इसको 1978 में सेटअप किया गया। इसका जो ऑफिस है मुंबई में है। एक और ऑर्गन है इसका BRBNMPL, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसको 1995 में सेटअप किया गया बेंगलोर में। और इसके अंडर जो काम करते हैं वो है 2 प्रिंटिंग प्रेसेस। अब बात करते हैं ऑफिसेज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में जो आरबीआई के हैं। आरबीआई हैज़ 4 लोकल बोर्ड्स, 4 लोकल बोर्ड्स इसके हैं। 4 मेन सिटीज़ में, इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई आता है। वहाँ पे 4 लोकल बोर्ड्स हैं। इसके अलावा आरबीआई के 20 रीजनल ऑफिसेज हैं, 20 रीजनल ऑफिसेज है जो कि स्टेट कैपिटल्स में मौजूद है। और इसके 11 सब ऑफिसेज हैं। तो कुल मिला के आरबीआई के पास 31 ऑफिसेज है, 31 लोकेशंस पे, 31 लोकेशंस पे इसके 31 ऑफिसेज है। और इसके अलावा आरबीआई के अंडर कुछ ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाते हैं, जिससे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जो उसके अंडर काम करते हैं, जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देती है, या बाकी लोगों को ट्रेनिंग देती है, बाकी बैंकर्स को ट्रेनिंग देती है जो भी इंडिया में काम करते हैं। तो 2 कॉलेज जो डायरेक्टली इसके अंडर है वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट ऑफ कॉलेज, जो कि पार्ट है रिजर्व बैंक के, ये 2 कॉलेजेस। इसके अलावा और 3 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, और है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, और है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पे। रिजर्व बैंक में रिजर्व बैंक को कौन हेड करता है, कैसे चलता है ये। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक के हेड के बारे में। रिजर्व बैंक का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, और गवर्नर के अलावा 4 इसके डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसका जो टेन्योर होता है वो होता है 3 ईयर्स या 62 ईयर्स ऑफ एज। अगर वो जल्दी 62 ईयर्स का एज हो जाए तो उसका जो रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स है। जब 62 आ जाती है उसकी एज तो रिटायर हो जाता है। या अगर उसकी एज 62 से कम है, फिर 3 साल उसकी ऑफिस का टेन्योर है तो 3 साल तक ऑफिस में रहेगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ गवर्नर्स को 3 साल के बाद एक्सटेंशन दिया जाता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 6 माह के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। और आजकल जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो है मिस्टर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है, 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसने जो ऑफिस एज्यूम किया है वो है 12 दिसंबर 2018 को इसने अपना ऑफिस एज्यूम किया है एज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के वो थे उर्जित पटेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक के जो 4 गवर्नर्स हैं और इन्होंने ऑफिस कब एज्यूम किया है। श्री M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा, श्री M K जैन, श्री BP कानूनगो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर नोट करना चाहेंगे इन्होंने ऑफिस कब एज्यूम किया, लेकिन ये ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है कि जब आपका एग्जाम हो तो उस वक्त कोई और डिप्टी गवर्नर हो।
और इसके अलावा जो रिजर्व बैंक के बोर्ड में होते हैं मेंबर्स, वो होते हैं 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, जो उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री भी होते हैं। इसके अलावा इसके 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो 4 लोकल बोर्ड से आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, वहाँ से 4 डायरेक्टर्स भी आते हैं इसके। इसके अलावा जो वर्किंग है आरबीआई की, वो कैसे काम करती है, किसके अंडर काम करती है। तो आरबीआई जब भी कोई सेटअप लेती है, जब भी कोई काम करती है, तो उसके जहन में कौन से एक्ट्स होते हैं, वो होता है कॉइनेज एक्ट 1906, इसी का सहारा लेती है जब कॉइनेज के बारे में कोई सेटअप लेना है। आरबीआई एक्ट 1935, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में, लेकिन इसको जो इंप्लीमेंट किया गया 1935 में किया गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है आरबीआई एक्ट 1935। और आरबीआई भी सेटअप किया गया 1935 में। और एक और एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये आरबीआई का काम आसान कर देता है। और ये आरबीआई जो काम करता, फेरा एक एक्ट है, उसके अंडर भी आरबीआई काम करता है, लेकिन इसको फिर बाद में चेंज किया गया फेमा के द्वारा। तो फेमा लाया गया 1999 में, इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसके अंडर आरबीआई काम करती है, इन एक्ट्स की मदद से आरबीआई अपना रोल निभाती है। अब बात करते हैं जो मेन रोल है और फंक्शंस हैं आरबीआई की। आरबीआई की सबसे पहली फंक्शन है, ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये मेन मॉनेटरी अथॉरिटी। इनफैक्ट इट इज़ द सेंट्रल अथॉरिटी टू फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। यानी जो भी स्टेप्स लेने हैं, अगर मुल्क की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी है, तो आरबीआई का ही रोल रहता है। लिहाजा ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कर लेती है। अगर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई, यानी इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल में रखता है, प्राइसेस को कंट्रोल में रखता है। तो जो क्रेडिट है, यहाँ पे करेंसी फ्लो है मार्केट में, तो उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। और अगर कभी इसमें चेंजेस लानी हो, तो फॉर एग्जांपल अगर कभी रिसेशन आ जाए या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, तो उस वक्त आरबीआई डिफरेंट स्टेप्स लेती है, जो आप मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखते हैं कि आरबीआई क्या काम करती है, कैसे चेक करती है कैश फ्लो इन द मार्केट, इंटरेस्ट रेट्स को कैसे चेंज करती है, बैंक्स को कैसे गाइड करती है। तो ये जो रोल है आरबीआई का मेन रोल है। और दूसरा जो रोल है, इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी मुल्क में फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं कंट्री में, तो उनको कैसे चलना है, उनको कैसे काम करना है, उनको सुपरवाइज आरबीआई ही करती है, उन पर नज़र रखती है सब कुछ। फॉर एग्जांपल जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करती है, लोगों में भरोसा रहना चाहिए स्टेबिलिटी पे, यहाँ की इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा रहना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई डिफरेंट स्टेप्स लेती है, इसके लिए आरबीआई काम करती है। और जो डिपॉजिट कोई मनी करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो हमको आरबीआई मतलब अगर कभी बैंक हमारा पैसा हड़प लेगा, तो लेकिन आरबीआई उसको ऐसा करने नहीं देगी। आरबीआई उसके ऊपर नज़र रखती है, क्योंकि बैंक को आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है। अगर कभी बैंक दिवालिया हो जाए, अगर कभी बैंक अपना काम बंद कर दे, तो लेकिन आरबीआई जो है उसके पास जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है बैंक का, वो लोगों को दे सकता है। और तीसरा जो रोल है वो है यहाँ पे रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम्स। जो भी यहाँ पे पेमेंट सिस्टम चलते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, तो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम चलते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल पे है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम है, या बाकी जो बैंक्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो उनको रेगुलेट करती है, उनके लिए प्रोसीजर ले डाउन करती है, कैसे काम करना है, क्या करना है, कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, और कौन फॉर एग्जांपल कितना कैश ट्रांजैक्शंस होने चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप जेके बैंक के एम पे देखते हैं, एसबीआई का योनो देखते हैं, एचडीएफसी का भी अपना एप्लीकेशन है, आईसीआईसी का भी अपना एप्लीकेशन है, सब बैंक्स का ऑलमोस्ट अपना एप्लीकेशन है, तो उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम करती है। और इसका एक और रोल है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी यहाँ पे पैसा आता है बाहर से, तो उसको कैसे मतलब रेगुलेट करे। तो अंडर दी फेमा एक्ट, जैसा मैंने पहले कहा था, ये फेमा जो था पहले फॉरेन एक्सचेंज और रेगुलेटरी एक्ट 1973 था, लेकिन इसको बाद में 1999 में इसको फेमा बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसी के अंडर काम करती है। तो इसका यहाँ पे रोल है कि ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट, जो बाहर से आता है, बाहर डिफरेंट कंट्रीज से आता है यहाँ पे, तो उसको रेगुलेट करती है। इसका एक और रोल है, वो है इश्यूअर ऑफ करेंसी। जो आरबीआई है, वो यहाँ पे करेंसी इशू करती है, कितनी करेंसी इशू करनी है, कब करनी है, क्या नहीं करना है, तो ये भी आरबीआई के अंडर ही आता है। इसके अलावा इसका एक और रोल है कि जो भी करेंसी यहाँ पे है, जो भी मतलब कभी नकारा हो जाती है, पूरा मतलब बहुत पुरानी हो जाती है, उसको आरबीआई अपने पास ले लेती है, और उसके बदले आजकल आरबीआई क्या करती है कि उनको डिस्ट्रॉय करती है पुरानी नोट्स को, और उतने डिनोमिनेशंस के नए नोट्स छापती है आरबीआई। और एक और रोल है इसका, वो है डेवलपमेंटल रोल। आरबीआई मुल्क के डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ा काम करती है। और ये काम करने के लिए आरबीआई के अंडर जो काम करते हैं, वो है नाबार्ड है, आईडीबीआई है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, या नाबार्ड कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और आईडीबीआई है, सिडबी है। तो इन बैंक्स के द्वारा आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे एक ब्रिज बनाना है, या कोई रोड बनाना है, या कोई पावर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आरबीआई इनको फंड करती है। इन्हीं के द्वारा नाबार्ड फंड करता है, आईडीबीआई फंड करता है, सिडबी या एनएचबी, ये डिफरेंट बैंक्स है, ये लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है मुल्क में, और डेवलपमेंट भी होती है।
और इसका जो एक और रोल है, इट इज़ द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चूँकि बहुत ही ज़्यादा मिकदार में लोन चाहिए होता है, तो आरबीआई गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर का काम करती है। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो गवर्नमेंट को उतना मदद नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है, गाइडेंस भी करता है। इसके अलावा ये जो आरबीआई है इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक आम इंसान को लोन चाहिए, अगर एक आम इंसान को डिपॉजिट करना है तो वो एक बैंक में जाता है। फॉर एग्जांपल एक आम इंसान जम्मू कश्मीर बैंक में डिपॉजिट करता है, एसबीआई में डिपॉजिट करता है, पीएनबी में डिपॉजिट करता है पैसा, या लोन इन्हीं बैंक से ले लेता है। लेकिन ये जो बैंक्स है इनको भी ज़रूरत पड़ती है लोन की, इनको भी ज़रूरत पड़ती है। इनके पास जो ज़्यादा पैसा आता है तो उसको कहाँ रखते हैं, तो ये आरबीआई के पास ये पैसा रखते हैं। और ये इनको अगर कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में इनके पास पैसा खत्म हो गया, लोगों ने ज़्यादा पैसा निकाल लिया, तो आरबीआई से ही ये पैसा निकाल लेते हैं, आरबीआई इनको लोन दे देती है। और जो आरबीआई है वो भी जैसे आम लोगों को एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, आरबीआई भी इन बैंक्स को एक लोन इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जो आप मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो आरबीआई का रोल है, ये रिप्रेजेंट करती है इंडिया को इन डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स। फॉर एग्जांपल इन आईएमएफ आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड जो आपको याद रखने होंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, जो एम्बलम है आरबीआई का, उसमें जो जानवर है वो है टाइगर, और जो वहाँ पे दरख्त है वो है पाम ट्री। एक और चीज़ है यहाँ पे SPMCIL, ये क्या चीज़ है, ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो इसको बनाया गया है 2006 में, और इसका काम है करेंसी प्रिंट करना। इसका काम है करेंसी नोट्स। फॉर एग्जाम्पल जो आप देखते हैं 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, या 100 रुपये का है, 50 का है, जो भी है 2000 का है, तो यही प्रिंट करती है। और जो भी फॉर एग्जांपल स्टैम्प पेपर्स होते हैं या पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं, तो इनको प्रिंट करती है या कॉइन्स बनाती हैं। 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का जो होता है वो यही इसी के अंडर आता है। और इसके अंडर जो होते हैं, इसके 9 यूनिट्स है, 4 इसके पास प्रिंटिंग प्रेसेस है डिफरेंट लोकेशंस पे, और इसके पास 4 मिनट्स है जो कॉइन्स बनाते हैं। एक पेपर मिल है इसके पास जो सिक्योरिटी पेपर बनाती है इन चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल करेंसी के लिए या इन स्टैम्प पेपर्स के लिए। इसके अलावा आरबीआई जो है वो प्रिंट करती है ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स जो भी इंडिया में है, एक्सेप्ट ₹1 नोट। 1 रुपये का नोट है, बहुत कम आज मार्केट में नजर आ रहा है, लेकिन उसको आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिंट करती है। ये बात आप याद रखिए, आरबीआई सभी नोट्स प्रिंट करती है। फॉर एग्जांपल ₹10 का हो गया, 5 का हो गया, या बाकी 2000 तक आजकल प्रिंट करती है, तो ये काम आरबीआई का ही रहता है। और जो आरबीआई है उसके गवर्नर का जो साइन होता है इन सभी नोट्स पे होता है, एक्सेप्ट ₹1, क्योंकि ₹1 इनके अंडर नहीं आता है। तो आरबीआई का के जो गवर्नर होते हैं उसका साइन होता है सभी नोट्स पे, जो भी आप देखते हैं, चाहे 2000 का है, 10 का है, 5 का है, 20 का है, 100 का है, तो सब पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है नीचे। और यहाँ पे जो आरबीआई है, एज पर आरबीआई एक्ट 1935, ये 10,000 तक के नोट्स छाप सकती है। फॉर एग्जांपल आजकल 2000 का नोट है, कल को आरबीआई 10,000 का भी नोट छाप सकती है। जो भी ज़रूरत पड़े आरबीआई को, जब लगे कि ठीक है तो छपा सकती है। लेकिन आजकल तो 2000 का भी थोड़ा सा गायब होने लगा है, आजकल तो 500 का ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन 2000 का थोड़ा सा बहुत कम नज़र आता है। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉइन्स बनाने के लिए। जो भी कॉइन्स इंडियन मार्केट में हैं या होते थे, तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बना लेती है। और जो ऑर्डर उसके पास आता है, आरबीआई उसको ऑर्डर देती है कितने कॉइन्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, किन डिनोमिनेशंस के बनाने हैं, तो ये चीज़ें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ही ₹1 नोट को बनाती है। ₹1 जो नोट है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री बना लेती है, और उस पर जो साइन होता है ₹1 नोट पे वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। और जो इंडिया में जो कॉइन्स है वो 1000 तक के कॉइन्स बना सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। जैसा आप देखते हैं आज की ₹10 का कॉइन मार्केट में है, सबसे बड़ा कॉइन लगता है आपको, लेकिन गवर्नमेंट एट डिफरेंट टाइम्स किसी को ऑनर करने के लिए 150 का या 120 का या 200 का कॉइन भी बना सकती है। जैसा कि आपने देखा 1-2 साल पहले अटल बिहारी की वाजपेयी की बरसी पे उस एक 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो लेकिन वो एक ऑनररी चीज़ होती है, किसी को ऑनर करने के लिए होती है, उनको मार्केट में नहीं लाया जा सकता है, उनको वो मार्केट में फॉर एग्जांपल एक्सचेंज के लिए नहीं होते हैं। दोस्तों ये था आरबीआई और उसके रोल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। और अगर आप इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आप हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी हुई है, उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आरबीआई और इसके रोल के बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में भी इस नोट में लिखा गया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये एक बड़ा सा टॉपिक है, तो इसके बारे में भी आप इस नोट में देख सकते हैं। ये आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं इन द पीडीएफ फॉर्मेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।